CSR ग्रांट के पे कुछ वो CSR ग्रांट के ऊपर ध्यान दिया, गवर्नमेंट ग्रांट पे, तो मेरा अपना फंडिंग का काम चलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं भाई यादव जी का फुल सपोर्ट है। यादव जी आपको भी सपोर्ट करेंगे, करिए मेहनत। मैं आपको बताऊंगा, मैं बताता हूँ कि कैसे, और किसी को विश्वास ना हो तो अभी मैं यादव जी से, देखिए, क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं आता। मैं अपनी स्क्रीन, मेरे पास तो खैर इस समय मोबाइल है, क्यों मैं अभी बॉम्बे में आया हूँ, मुझे स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती। आप लोग देखिए, आज भी मेरी टीम ने अभी जो करा है ना, अब देखिए मैं आपको अभी देखिए मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। 14,000 रुपए का नेट कलेक्शन करा हुआ है। अब 14,000 के, देखिए मैं स्क्रीनशॉट मैं ये यादव जी को भेज रहा हूँ। यादव जी इसमें वो आपको करके बता देंगे कि भाई ये इसमें क्या है। तो साथियों, आप लोगों से मेरी फिर गुजारिश है कि आप लोग ना थोड़ा सा समय दें अपनी संस्था को। आप लोग अपने काम करने का तरीका बदलें। अगर काम करने का तरीका नहीं बदला ना, तो सर आप भी मार्केट से आउट हो जाएंगे, और कम उसके जिसने अपडेट नहीं करा अपने आप को। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कोई, अगर आपने फंड रेजिंग नहीं करनी, ठीक है भाई, सब लोग, मैं आप लोगों से प्रेशर नहीं दे रहा कि आप लोग अपना फंडिंग का ही करें। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार लाएं, टेक्निकली सुधार लाएं, टेक्निकल, जिससे आपकी संस्था में फंड आए। फंड आएगा तो आप समाज सेवा बहुत अच्छा कर सकेंगे, बहुत अच्छी समाज सेवा कर सकेंगे, और अपने घर को भी, अपने परिवार को भी अच्छी तरीके से चला सकेंगे। उसके लिए मस्ट है पैसा। पैसा आएगा कहां से? संस्था से। और वो आएगा कैसे? काम करने से, ग्रांट्स, क्योंकि संस्था के पास देखिए कोई या तो ग्रांट्स आएगी, CSR आएगा, या डोनेशन आएगी, और कहीं से संस्था को पैसा नहीं आता सर। पैसा कर के लिए और कुछ देखिए, और अभी क्या है, गवर्नमेंट भी, अभी कुछ साथी अगर मेरे साथ इसमें जुड़े होंगे, तो सरकार जितने भी अधिकतर कामों को ना सर NGO को दे रही है ठेके पर। आप लोगों से सेक्शन 8 में अगर जो लोग रजिस्टर्ड हैं, देखिए उसमें ठेके पे काम दिया जा रहा है, उसको नॉन प्रॉफिटेबल कर दिया है। नॉन प्रॉफिटेबल है, काम आपसे करा जाए, फूड प्रोसेसिंग का काम आ रहा है इसमें। कई ऐसे काम है बड़े बड़े अफसर में, देखिए बड़े, क्योंकि आप लोग छोटे, उसकी कंडीशन है ज्यादा, उसमें 5 CR की और 2 CR की बैलेंस शीट मांगी जा रही है। मेरी भी अभी बैलेंस शीट 2 CR की नहीं है, मैं उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहा। मगर मैंने ये ठान लिया, 1 अप्रैल को मुझे उसमें एलिजिबल हो जाना है। 1 अप्रैल को मैं जो बड़ी फंडिंग्स हैं, बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, उसके लिए मुझे अपने आप को कैपेबल वर्क करना है। मैंने अपना एक टारगेट फिक्स करा हुआ है कि भाई अगर मेरे साथ कुछ चलेगा, मैं मान के चलो कि इसमें से फॉर्च्यून 500 जो हम फादर NGO बनाना चाह रहे हैं, इसमें ग्रुप में से भी मैं खुद ये चाह रहा हूं कि कम से कम 10 लोग, 10 या 20 लोग हमारे साथ निकले, जो लगे हैं हमारे साथ। भाई साहब देखिए, काम करवाएंगे हम लोग। काम करना पड़ेगा आपको, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, काम आपको करना है, सब कुछ आप करेंगे, केवल हमारी गाइडेंस होगी। और गाइडेंस पर कुछ अभी देखिए टेंडर्स निकले हुए हैं। टेंडर्स में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई करना है वो जल्दी, क्योंकि अभी हम टेंडर्स की इसलिए आपको जानकारी नहीं दे रहे। वर्कशॉप के बाद, जैसे ही वर्कशॉप हमारी होगी, उसके बाद महासंघ द्वारा आपको हफ्ते में एक बार एक टेंडर के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए यादव जी भी मुझे, अब मेरा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं है, यादव जी तो हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। अब मैं तो आगे की प्लानिंग भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यादव जी कहते हैं भाई भाई साहब कुछ तो रुक जाए करो, कुछ तो समझ लिया करो, जो प्लानिंग है कोर टीम की उसको। मगर सर देखिए क्या है, मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखिए सबने कोशिश ही, ये कसम ही खा ली कि हम नहीं जगेंगे, आप कितना भी जगाते रहो। तो सर मेरी कोशिश है भाई, मुझे अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ देखिए मेरा क्या फायदा हो रहा है आपको जगाने के चक्कर में, कि आपको जगाने के चक्कर में मैं जग रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई मुझे 8 बजे मीटिंग अटेंड करनी, मैं सब काम छोड़ के, भाई मेरे को कल रिजल्ट देना है। यादव जी तो कह देते भाई साहब क्या हुआ, कितना हुआ बताओ। भाई मुझे बताना है सबके सामने, तो मुझे आप लोगों को बताने के लिए खुद तैयार होना है। और खुद तैयार होना है तो खुद तैयार हो जाना है ना, उसके साथ मेरे पास सर, खुद तैयार हो गया तो मेरी NGO भी चल गई, मेरा फंडिंग का काम भी चल गया। मगर
आप लोग भी इसमें कर सकते हैं। कोई देखिए, समय मेरे पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी वही समय है, मेरे पास भी एनजीओ उतनी है। सर आप लोग तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, बशर्ते ये है कि मैं उसमें थोड़ा सा समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा घर से निकल रहा हूँ। आप लोगों को अरे यार कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, क्योंकि आप 4 लोग इकट्ठे होके, आप लोग पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, आप आपस में कंट्रीब्यूशन करके समाज सेवा कर सकते हैं। सर मेरा ये ध्येय नहीं है, मेरा ये ध्येय नहीं है, और ना मैं ये चाहता कि मेरे जो घर का पैसा है, जो मैं कमा रहा हूँ, वो मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। सर समाज के लिए कमाऊंगा तो समाज से पैसा लूँ ना, तो समाज सेवा के लिए लगाना। चलो कभी कभार थोड़ा जरूरत हुई वो तो ठीक है, मगर ऐसा ना करूं कि मैं सारा जो अपना कंट्रीब्यूशन करके, हर महीने कंट्रीब्यूशन, एक आध महीने तो एडजस्ट कर सकता हूँ, मगर सर पूरे साल मेरे बस की नहीं है कंट्रीब्यूशन करके समाज सेवा करना। मैंने तो यादव जी को बता दिया सर, अब के मैं समाज सेवा करूंगा तो सर समाज से पैसा लूंगा, क्योंकि समाज के लिए है। समाज से पैसा लूंगा, सरकार से लूंगा, कंपनी से लूंगा, पीएसयू से लूंगा, कहीं से भी लेकर उस पैसे से मैं समाज सेवा करूंगा। अपने घर के, अपने बच्चों का पैसा कभी कहीं आने जाने में थोड़ा बहुत लग गया तो मैं कह नहीं सकता। कुछ लोग मेरी इस बात को बार बार, कुछ लोग कहते भी है कि सर आप तो पैसे के लिए कर रहे हैं। भाई साहब समाज सेवा या कोई भी चीज, आज ट्रेंड बदल चुका है। शायद आपको लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होगी, पर मुझे तो पैसों की जरूरत है। मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, मैं समाज सेवा में एक नया, अब ये नहीं है सर मैं समाज सेवा करूँ कि अपने गली के बच्चों को नीचे बैठाऊं, नहीं सर, मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं उनको स्टूल दूंगा, मैं उन बच्चों को वर्दी दूंगा, मैं उन बच्चों को एक कॉर्पोरेट टाइप में, मेरे यहाँ जो स्टाफ रखा जाए, मैं उन स्टाफ को ट्रेनिंग अच्छी दूंगा, मैं मेरे साथ जो लोग जुड़े, मेरा जो स्टाफ हो, मेरे यहाँ जो बेनिफिशियरीज हो, मैं उन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दूंगा ना। जिस, क्योंकि हम लोग क्लस्टर में गरीब झुग्गी झोंपड़ियों में काम कर रहे हैं, जिन लोग जो हम लोग झुग्गी झोंपड़ियों में काम कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां हमें क्या करना है? अब हम झुग्गी झोंपड़ी में वहीं जाके हम टाट पट्टी बिछा देते हैं? नहीं सर, टाट पट्टी, आज के बच्चे टाट पट्टी पे नहीं बैठ पा रहे। आज बच्चों की सोच बदल चुकी है, आपको स्टूल देने पड़ेंगे, आपको उनके लिए ये जो चेयर आती है ना जिसके पीछे बैठने का होता है, वो करना पड़ेगा। अब आपको बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड आ गए, आपको बच्चों से ना उससे क्या कहते हैं उसे, में शायद यादव जी साइड चल गई है। बिल्कुल सर, साइड चल गई है। और चलो सर इतने मैं अपनी समय बात तक को आपने, विराम देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी चाहूंगा, बड़ी लोग भी मुश्किल में बोर साइड होगा। चली है। चलो बोर नहीं हुए थैंक सर यू ये। सर, मैं सब, अरे सब लोग क्या है, ये तो बस पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं नहीं सर, क्योंकि असली सर लोगों को असली पैसा चाहिए। असली मूल मंत्र तो आप ही सिखा रहे थे। नहीं नहीं मैं सर, तो मैं नहीं सिखा मैं रहा तो सर, बेवजह ऐसा इनको मैं तो बेवजह इनको डॉक्यूमेंटेशन में सीधे चलो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। कोई पूछता है सर मैं ग्रांट अप्लाई कर दूं, मैं मना कर देता हूँ, नहीं भैया आप नहीं अप्लाई करना, अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आप तो डायरेक्टली कहते हो भैया पैसा छापो, बात खत्म। ठीक है, तो इस समय सभी लोगों को आपको सुनने में मजा आ रहा चलो सर आप अपने था। चलो देखिए चलो जी, ठीक हम ठीक, बात ओके कर सर, रहे ओके, थे, मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बात को धन्यवाद। हम बात कर रहे थे एटीजी फाइलिंग की। तो मैंने आपको बताया था ई फाइलिंग पर जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो पा रही है? मैं एक बार जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब मैंने आपको बताया था यहाँ इस प्रकार के आपके कुछ कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स में आपको लास्ट वाले पे पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। देखिए कल यही चीज नहीं खुल पा रही थी हमारी, मैंने मना किया था स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत कीजिए प्लीज, स्क्रीन हैंग हो जाएगी, आपको ही जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर प्लीज आप लोगों से निवेदन है, सब चीजें लाइव बताई जा रही है यार, लाइव सीखिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आपको आना है टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ पर। 10 AB एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है आपका, 10 AB आपको फाइल पे क्लिक करना है, आपको फाइल नाउ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर आपको कंटिन्यू कर देना है।
और आप पहुंच जाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। लेट अस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप अपनी फाइलिंग अब स्टार्ट करते हैं। अब इस फाइलिंग के अंदर, जैसा कि कल हमारी लीगल विंग ने आपको बताया था, आपको संस्था की डिटेल्स देखिए, यहाँ पर संस्था की डिटेल्स, पैन नंबर, जैसे ही हम अपने पैन से लॉगिन करते हैं तो संस्था का नाम, एड्रेस वगैरह काफी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती हैं। एक सज्जन के साथ एक घटना हुई कि उन्होंने जो है हमसे मुझसे ही एप्लीकेशन करवाया था 12 ATG का, और उनकी एप्लीकेशन पर एड्रेस में कोई चीज अलग आ गई थी। तो वो मुझसे कहते हैं सर कि ये तो मेरे एड्रेस में है ही नहीं। मैं कहा भैया ये हमारे हाथ में नहीं होता, जो आपका पैन डाटा उठाता है वही चीज आपके एप्लीकेशन पर आती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कोई गलती ना हो, लेकिन ऑब्वियस सी चीज है। मैंने आपको बताया था जब हम 12 में हमें फाइल करना हो, ध्यान ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सर मेरी वॉइस आ पा रही है ना? हेलो सर, मेरी वॉइस आ पा रही है? आ रही है सर, वॉइस आ रही है, आपकी आवाज आ धन्यवाद रही है सर। धन्यवाद 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 सर। चलिए जी, मैं आपको वापस बता देता हूँ। इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। फाइल, व्यू फाइल फॉर्म्स को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपने जो जो फॉर्म फाइल की हैं उनको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद मैंने आपको बताया था इस कॉलम पे आपको जाना है। इस कॉलम पे जाने के बाद जब आप अपना प्रोविजनल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाना है फॉर्म 10A पर। देखिए आपके सामने यहाँ पर है फॉर्म 10A। फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद लेट अस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ प्रोविजनल या परमिशन के लिए 12 ATG सभी के लिए। समय बहुत कम है, मैं थोड़ा सा रेपिडली लेकर चलूंगा आपको। जैसा कि बताया गया था, यहाँ पर आपको अपनी पैन की डिटेल्स के हिसाब से आपका जो है पूरा डाटा यहाँ पर उठा लिया जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको सेक्शंस सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए 12 के लिए सबसे ऊपर वाला सेक्शन होगा आपके लिए, और ध्यान दीजिएगा जब आप ATG करेंगे तो नीचे वाला सेक्शन, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 12 क्लॉज IV ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन ATG, और ऊपर वाले में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ऑफ सेक्शन 12A। तो जिसके लिए भी आप फाइल कर रहे हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। वो सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग हूँ ऑलरेडी, मैं एग्जिस्टिंग वैलिड रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, इसलिए मेरा यहाँ पर जो है एरर बताएगा। रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल, कोशिश कीजिए आप अपनी संस्था को चैरिटेबल कीजिए। अगर आपकी रिलीजियस है तो ही रिलीजियस कम चैरिटेबल सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपकी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे आप। देन आफ्टर वेदर द एप्लीकेंट इज स्टेब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसा कि सर ने कल आपको बड़ा प्यारे उसमें बताया था कि आपको इसको जो है जिस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, जैसे काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी जो संस्थाएं होती हैं जो एक हायर अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। कहने का मतलब जैसे हम बात करते हैं आपके पार्लियामेंट्री बॉडीज की, काफी सारी चीजें से महिला आयोग, अगर इसे हम कहेंगे, अगर ये महिला आयोग वाले अपना एप्लीकेशन लगा रहे होते तो यहाँ पर वो यस टिक करते। हम इसको क्या टिक करेंगे? नो, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है, हम जो है कोई ऐसी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है जो किसी बड़ी संस्था का छोटा मीडियम हो, यानी कि हम किसी का सबलेट्स हो। तो यहाँ पर हमें नो टिक करना है। देन आफ्टर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको फाइल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर आप फाइल कर देंगे। देन आफ्टर आपको सर ने बताया था, कर क्लियर किया था कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने से पहले 3 बार सोच लीजिएगा। दिक्कत क्या होती है, हमारे बायोलॉज में लिखा हुआ नहीं है योगा,
लेकिन हमने योगा सिलेक्ट कर दिया। अब योगा हमारे बायोलॉजी में तो लिखा था, लेकिन हमारी ऑडिट में योगा के नाम पे कोई खर्चा ही नहीं दिखाया गया है। तो दोनों जगहों से मैच करने के बाद आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिलेक्ट करने होते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपके बायोलॉजी में कौन सा ऑब्जेक्ट लिखे हैं और आपकी ऑडिट में उसके बारे में खर्चे दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए हैं। ये चीज विशेष ध्यान रखने योग्य होती है। उसके बाद आती है हमारी ट्रस्ट डीड, जबकि ऑप्शन जो है ट्रस्ट वालों के लिए आता है। तो इसको जब ट्रस्ट वाले अगर इसको फाइल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि भाई आपकी इर्रिवोकेबल ट्रस्ट तो नहीं है। इर्रिवोकेबल ट्रस्ट के बारे में सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ी शुद्ध भाषा में आपको समझाया था कि कुछ ट्रस्ट, कुछ सोसाइटी, कुछ सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशंस के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि भाई हमें ये काम जो है 2 साल के अंदर खत्म करना है। जैसे अभी राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाई गई, वो शायद अगर सिर्फ निर्माण तक के लिए उसको अगर बाध्य रखा गया हुआ, राम मंदिर न्यास कुछ नाम से बनाई गई थी, तो अगर वो सिर्फ राम मंदिर निर्माण तक रखी गई होगी तो वो रिवोकेबल है। तो वो ट्रस्ट जो है वो रिवोकेबल होती है। तो वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन इरिवोकेबल, तो एक होता है रिवोकेबल, वो रिवोकेबल है, हम इरिवोकेबल हैं, तो इसको हम यस टिक करेंगे। यानी कि हमारी जो संस्था है वो कम समय के लिए नहीं है, हमारी जो ट्रस्ट है वो परमानेंटली है। ठीक है जी, हम किसी ऑब्जेक्ट विशेष के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंटली वर्क करेंगे। तो ये चीजें आपको जो है सेलेक्ट करनी है। देन आफ्टर आपको जो है इसको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी इंफॉर्मेशन सब कंप्लीट होती हैं तो आपके सामने जो है कंप्लीटेड का ऑप्शन यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। अभी देख लेते हैं हम एक बार फटाफट इसको। उसके बाद आती है हमारी अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ अदर रजिस्ट्रेशन में आपको जैसा कि बताया था कि अगर आपके पास दर्पण है तो प्लीज यस टिक कीजिएगा। यहाँ पर एड डिटेल के अंदर आपसे पूछेगा कि कौन से लॉ पोर्टल के हिसाब से आपके पास रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास नीति आयोग का दर्पण है अपने पास तो आप इसको यस टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो इसको आप यस टिक करेंगे, नीति आयोग का है। अगर आपके पास एफसीआरए है तो आप इसको यस टिक करेंगे। अगर आपके पास अदर इनकम टैक्स सर्टिफिकेशन है कोई तो उसको आप अदर्स पे क्लिक करके, जैसे हम एटीजी फाइल कर रहे हैं तो एटीजी फाइल करते समय हमें क्या करना है, अदर्स, और अदर्स करने के बाद अपना 12A का नंबर जरूर डाल देना कि भाई हमारे पास 12A रजिस्ट्रेशन है। इसी तरीके से आप अपना जो है एनजीओ दर्पण पोर्टल का नंबर डालेंगे, भाई हमारे पास एनजीओ दर्पण भी है। तो अपनी सारी जानकारी वहां पर आपको सटीक पहुंचानी है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फिल करना है आपको। एनी जो ग्रांट अथॉरिटी जो है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी है उसको वहां पर सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर जिस डेट से वो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ है उसको ऐड करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। चलिए जी, आपकी एप्लीकेशन पहले कभी रिजेक्ट नहीं हुई है तो नो कर दीजिए। अगर पहले रिजेक्ट हुई है तो उसको यस टिक करना है। अगर यस टिक करेंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। चलिए जी, वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर 21 क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने 12 एप्लीकेशन में आपको इसको जो है यस करने के लिए बताया था, लेकिन एटीजे एप्लीकेशन करते हैं आप तो क्लॉज 21 की जो एग्जाम्पशन है वो हमें नहीं चाहिए होती है। यहाँ पर आपको इसको जो है नो टिक कर देना है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम्पशंस होती हैं ये एग्जाम्पशंस होती है रिसर्च वगैरह के लिए, वहां पर वो सारी मान्य है क्योंकि आपकी संस्था सारे वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली नो करना है। 12A में इसको हमने क्या किया था, यस, और यहाँ पर अब एटीजी में हम क्या करेंगे, इसको नो। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये बारीकियां होती हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आगे आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है क्लॉज 21 की जो हमारी इनकम टैक्स की रहती हैं वो कौन सी रहती है, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ग्रांट ली जाती हैं या एग्जाम्पशन ली जाती है। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम्पशंस होती हैं ये 100% से 100% की होती हैं। तो अभी आप 100% के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नो टिक करना है क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं आपकी। अगर आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अपना रजिस्टर कराया होता तो आप इसको यस टिक करते, लेकिन उसके लिए भी कोई एक फॉर्म पहले से फिल करने होते हैं कुछ, वो होने के बाद वो परमिशन जब आपके पास आ जाती हैं तब आप इसको यस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें रिलेवेंट पोर्टल पूछा गया, इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन पूछा गया ना, रजिस्ट्रेशन वर्सेस 1046 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आप इसको फाइल कर रहे होते तो आप इसको यहाँ पर नीचे यस करते। तो ये काफी चीजें बारीक होती हैं, बारीक जानकारियां होती हैं, तो इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए जी, मैं आपको आगे की जानकारी अब दे देता हूं। यहाँ पर मैं इसको फिलहाल नो टिक करके अपना प्रोसीजर को आगे बढ़ा देता हूं।
मैंने इसको सेव क्लिक कर दिया। देखिए सेव क्लिक करते ही हमारे पास जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होके आ गया। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन भी कंप्लीट होके आ जाएगा, ये भी कंप्लीट होके आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ की पर्संस में सर ने बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया था, याद रखिएगा 12 तक तो सभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी टैक्स एग्जेम्पशन होती है जिसके लिए आपकी ऑडिट वगैरह सब आप जमा करवाते हैं। बात आती है जब एटीजी की, तो यहां पर क्लियर लिखा है डिटेल्स ऑफ ऑल ऑथर्स, जितने भी संस्था के मुख्य कार्यकारिणी के व्यक्ति हैं उन सभी की डिटेल्स कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको फाइल कर सकें। यानी कि मेन जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष, या आपके जो खजांची हैं, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, है ना, प्रेसिडेंट, इनकी डिटेल्स आप कंप्लीट लोगों की भरें। अगर कंप्लीट की आप नहीं भरना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लोगों की जरूर भरें, क्योंकि कई बार क्या होता है सिंगल व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं सिंगल अपनी डिटेल भर देता हूं और खुदा ना खास्ता मेरा जो है बैंक का रिकॉर्ड खराब है, मेरी लाइबिलिटीज खराब है बैंक के साथ, या मैंने कोई पहले लोन लिया था भुगतान नहीं कर रखे हैं उनके, या मैंने कोई डिफॉल्टिंग कर रखी थी किसी बैंक में, या कोई भी ऐसी सामयिक परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए मेरा पैन और आधार वेरीफाइड नहीं है, या कल को उसके बायोमेट्रिक में दिक्कत आ गई, तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन उलझ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है डिटेल्स सभी की डालिएगा, और कल को जब आप कोई भी फाइलिंग करते हैं किसी प्रकार की, मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑथराइज सिग्नेचरी लगा रखा है किसको, स्वयं को, और कल को आप ग्रांट आवेदन कर रहे हैं, कुछ भी करें, उसके मार्फत आपको अगर कभी इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ा किसी प्रकार के क्लेरिफिकेशन के लिए, वहां चलेगा आपका साथ वाला पार्टनर, आप मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली चीज है ऐसे में वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो ऑथराइज सिग्नेचरी में नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा 2 से अधिक पर्सनों के नाम आप जरूर डालें। चलिए जी, बढ़ते हैं अब आगे की ओर। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये बताया गया था, सर ने आपको बताया था, अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है, यस इसको अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास नो का ऑप्शन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि रिटर्न आपकी इनकम टैक्स फाइल हुई है लास्ट असेसमेंट ईयर की, तो आप इसमें जो है एटीजी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर हमने नई नई संस्था रजिस्टर कराई थी और हम एटीजी लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन वहां पर जो आपकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्टेड जो एस्टिमेट है आपका, वो सबमिट होता है, ये सीए का काम होता है, याद रखिएगा। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो है आपको यहाँ पर, जैसे हमने कर दिया अपना एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये हमारा कंप्लीट है, तो उसके लिए याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक फॉर्म अलग होता है, मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा इसके लिए। इसमें और कोई ऑप्शन हमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर हमने 12A की फाइलिंग कर रखी है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमसे और कोई जानकारी नहीं पूछेगा। ये इसलिए इसने मुझसे कोई जानकारी नहीं पूछी। अगर आप वैसे फॉर्म खोलते तो इसके अंदर पूरा अमाउंट आपको भरना पड़ता कि कहाँ पर क्या क्या है आपके पास। तो ये चीजें जरूरी हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा उस चीज के बारे में भी। इनकम डिटेल्स, यहाँ पर इनकम जो है ईयर वाइज जो आपकी रहती है वो आपको जो है सबमिट कर देनी है। मैं आपको एक बार सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया इसमें, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इनकम डिटेल्स देखिए मेरी कंप्लीट दिखा रहा है ऑलरेडी, जैसे मैंने सबमिट किया। इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी संस्था को 3 प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है और मेरी फाइलिंग सबमिट है, इसलिए मैं इसको जैसी वैसी सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा जो डाटा इनकम डिटेल्स का कंप्लीट दिखा देगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जानकारी सब पोर्टल पे चढ़ी हुई है। अब ये जानकारी क्यों नहीं चढ़ पाती है और आप गलती कहां पर करते हैं, आपके कंसल्टेंट गलती कहां पर करते हैं, वो मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो आपकी अगर 3 साल की प्रोजेक्टेड नहीं, आपकी अगर नई संस्था है तो आप इसमें प्रोजेक्टेड लगा सकते हैं अपनी ऑडिट्स, या फिर आप जो है सीए का ऑथराइजेशन लेटर लगा सकते हैं कि भाई आपकी संस्था न्यूली रजिस्टर्ड और अभी तक ऐसी कोई इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं की गई, उसको सीए ऑथराइज करता है, याद रखिएगा। और सीए का उसमें एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसके बारे में भी अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे। उसके बिना कोई भी काम, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट हो, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे ये अथॉरिटी लेटर ही क्यों ना हो, वो वैलिडेट नहीं होता है। हालांकि प्रोविजनल में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन परमानेंट जब आप करवाने जाएंगे तो आपकी फाइल लटका दी जाएगी और फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अदर रिलीजियस एक्टिविटीज अगर मुझसे पूछी जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने कोई रिलीजियस एक्टिविटी डाली ही नहीं है तो मैं ऑब्वियस सी बात है मेरा ये ऑप्शन काम करेगा ही नहीं। देन आफ्टर वेरिफिकेशन का नाम आता है, तो वेरिफिकेशन में मेरा नाम आ गया, यहाँ पर मुझे अपने पिताजी का नाम लिखना है। देन आफ्टर इसको जो है ओके करके मुझे इसको जो है सबमिट कर देना, यहाँ पर प्लेस लिख के, और मुझे यहाँ पर इसको सेव कर देना और मेरा ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको जो है अपनी एटीजी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और लास्ट में जो आती है बात अटैचमेंट की, तो यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मांगे जाते हैं। देखिए जो भी अटैचमेंट आपसे मांगा, जैसे मान लीजिए आपसे आपके पास 3 साल की ऑडिट नहीं थी, तो यहाँ पर जो अपना आपका सीए जो अपनी ऑथेंटिकेशन लगाता है, आपका लेटर हेड पे लगाता है लिख कर कि भाई
संस्था भी न्यूली रजिस्टर्ड है तो उसका साइज इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जिप वगैरह फाइल फॉर्मेट आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इसमें नाम लिखना होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उस डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट क्या है, वो किस लिए आपने लगाया। तो ये थी कंप्लीट 12A और ATG एप्लीकेशन जो कि फॉर्म 10A से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्म 10A। अब मैंने यहां पर कुछ बातें की थी आपसे कि हमें कुछ जानकारियां होती हैं जो जैसे ही हमारा जैसे 12A आ गया हमारे पास। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, गलती से कोई इसको सबमिट ना कर दे। यहाँ पर कुछ चीजें और भी होती हैं हमारे पास जो हमें फाइल करनी जरूरी होती है। जैसे हमारे सीए ने हमारा जो है 10A फॉर्म फाइल कर दिया है, इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा जो आपकी ऑडिट्स होती हैं उसके लिए 10B सबमिट किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 12A। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे उसने जानकारी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि मेरी 12A जब सैंक्शन हुआ, मुझे जब सेक्शन 12A मिला तो उसके बाद जितनी भी मेरी ऑडिट्स हैं वो लगातार सबमिट की जा रही हैं मेरे सीए के द्वारा। तो इसलिए मुझे उसने वहां पर कोई जानकारी मुझसे नहीं मांगी है कि आपके फाइनेंशियल खर्चे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी सारी चीज जमा है। और काफी संस्थाओं के साथ क्या दिक्कत है कि उन्होंने 12A ATG तो ले लिया है लेकिन उनके सीएस को पता ही नहीं था, क्योंकि वो सीए तो है नहीं, कंपनी सेक्रेटरी है, वो सीएस हैं। सीएस को पता नहीं था और उन्होंने क्या किया, अभी तक उनका 10B ही फाइल नहीं कर रखा है। जब आप ग्रांट लेने जाएंगे तब आपको पता लगेगा सर आपने 12A ATG लिया ना लिया सब बराबर है। 12A की फाइलिंग याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, 12A लेते ही आपको 10B फाइल करना हर साल अनिवार्य होता है। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को 10B 12A लेते ही फाइल करना जरूरी हो जाता है। और सेकेंडरी हम जो बात करते हैं 10BD, 10BD आपके सामने है। 10BD ये फॉर्म फाइल किया जाता है जैसे ही आपके पास ATG आ जाता है, उसके बाद आप जो भी डोनेशन लेते हैं उसकी स्लिप यहां पर जनरेट होती है, यानी कि उसका डाटा, डोनर का डाटा आपको इस पर चढ़वाना होता है आपके सीए के माध्यम से। यहां से जो निकलने वाली स्लिप है वो आपके डोनर के काम आएगी उसके टैक्स एग्जेम्पशन के अंदर, नहीं तो आपको भी तारीखें भुगतनी पड़ेंगी और डोनर को भी भुगतनी पड़ेगी। बड़ी बारीक चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां और भी हैं लेकिन सभी चीजें हमारी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर आना होगा और बहुत सारी चीजें और भी सीखनी होंगी कि कैसे आपकी संस्था 100% टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है आपके डोनर्स को। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब मैं चाहूंगा कि वन बाय वन मैं आपके सवाल ले लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ बची हुई जानकारियां इस एप्लीकेशन से संबंधित, कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, सीए का एक पर्टिकुलर बार कोड होता है जिसके बिना कोई ऑडिट वगैरह मान्य नहीं होती, थोड़ा सा उसके बारे में सर आप प्रकाश डाल दीजिएगा, तब तक मैं कुछ थैंक यू सर। रोजमर्रा के काम निपटा लेता हूँ। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए जैसे अभी यादव जी ने बताया कि जो लोग, जिन लोगों के पास ATG 12A है और जिन लोगों ने अभी लास्ट ईयर 2021-22 में अभी बैलेंस शीट नहीं बनवाई होगी, अपने ITR सबमिट नहीं होगी, तो इनकम टैक्स की तरफ से उनके पास एक मैसेज, जो आपके मोबाइल पे है तो मोबाइल पे मैसेज आ रहा होगा, मेल पे मैसेज आ रहा होगा कि यू हैव नॉट फाइल्ड योर फॉर्म 10B। देखिए 10B फॉर्म आपको अपने और सीए से लेना बहुत कंपलसरी है सर। वो ऑनलाइन सबमिशन होता है और उसकी सबमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी एक कॉपी जो अभी मैं उसके लिए बता रहा था ना आपसे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उसमें आपका 10B भी होना कंपलसरी है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपको अपना 10B भी उससे सीए से भरवा के सबमिट कराना है। ये ऑनलाइन सबमिशन होता है सर, पहले हाथ से लिखते हो जाता है,
मगर ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आपका 10 भी आपकी इनकम टैक्स की साइट पर जमा होना बहुत जरूरी है। एक ये हो गया। दूसरी चीज है सर, देखिए जैसे अभी आप लोग सब बैलेंस शीट बनाते होंगे, एक आप लोगों की बैलेंस शीट में एक यूडीआईएन नंबर, देखिए जिसके साथी की, जिस भी एनजीओ वाले की उसमें बैलेंस शीट में सीए ने अपना यूडीआईएन नंबर नहीं डाला है, वो आपकी जो बैलेंस शीट है सर वो मान्य नहीं होगी। बैलेंस शीट में आप वो सीए के द्वारा यूडीआईएन नंबर क्या होता है कि जो सीए जो होते हैं वो उसको आपकी बैलेंस शीट को, आपने देखिए जो कुछ लोग पुराने होंगे, मैं आप लोगों से बात करूं, जो लोग कुछ पुराने होंगे ना तो उन्हें पता होगा कि वो पहले सीए के पास जाते थे, सभी लोग कैश बुक और वो ना करके सीए के पास चले गए कि सर मेरे को ना बैलेंस शीट बनवानी है। उन्होंने कहा ये एनजीओ मेरे इतना इतना वो हुआ है सर, वो उसने पूछ लिया कितने की, कि सर 8-10 लाख रुपए की बना दो। उसने जो भी अपना चार्जेबल चार्ज लिया, आप लोगों से नेगोशिएट किया और उसने आपको बैलेंस शीट किसी भी उसकी बना के दे दी। मगर पिछले 2 या 3 सालों से सर ये सब कुछ बंद हो चुका है। अब क्या है, आपको जो सीए है आपका, आपकी वही एंट्री चढ़ाएगा जो कि आपके बैंक में शो करेगी। और कैश में थोड़ा बहुत तो ये हो जाता है, चलो कैश का जो पैसा है, कैश में आपको स्कूल चला रहे हैं तो उसमें आपका कैश भी आया, आपने खर्चा भी कर दिया। मगर जो बैंक की एंट्री, जो डोनेशन पहले हम लोग कितना भी चढ़ा सकते थे, देखिए पहले क्या होता था, 5 लाख आपने डोनेशन चढ़वा लिया, 4 लाख चढ़वा लिया, अब सर वो नहीं चढ़ाएगा। अगर आपके बैंक में आया है तो उसको शो कर देगा। और क्यों? क्योंकि सर जो उसने बैलेंस शीट बनाई है ना, वो उसका जो सीए इंस्टीट्यूट है या कहीं उसको उनकी जो एसोसिएशन है सर, उसको वो अपनी जो आपकी बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट्स को वहां भेजेगा। वहां से उसको एक यूडीआईएन नंबर मिलेगा, सीए के मोबाइल पे वो यूडीआईएन नंबर आएगा कि आपकी बैलेंस शीट वहां जमा हुई है। और उस यूडीआईएन नंबर को वो आपकी बैलेंस शीट पर लिखेगा, उसके आपके उसमें लिखेगा कि यूडीआईएन नंबर करके जो भी नंबर होगा आपका वो। तो अगर जिन साथियों की बैलेंस शीट में यूडीआईएन नंबर नहीं है, सर प्लीज अपने सीए से करके अपनी जो भी आप बैलेंस शीट बनवाएं उस पे यूडीआईएन नंबर जरूर हो। यूडीआईएन नंबर नहीं है तो शायद सीए को जानकारी है या नहीं, वैसे तो सभी सीए को जानकारी होती है सर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं सर, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो आप सब साथियों से अनुरोध है कि आप इनको, इन बारीकियों को समझें। आपकी एटीजे 12 है आपके पास, आपकी आईटीआर 7 जाएगी। एटीजी 12 नहीं है आपके पास, आपकी आईटीआर 5 जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक एनजीओ वालों से बात हो रही थी, तो उनकी आईटीआर 5 गई हुई थी। 5 गई, मैंने भी माना हाँ ठीक बात है भाई। तो इसलिए सर इन चीजों को थोड़ा सा आप बारीकियों को समझें। आप लोग संस्था चला रहे हैं सर, अगर आपको केवल गली मोहल्ले में तक ही रहना है, बस ऐसे टाइम पास करने के लिए चलना है, तो जिस ढर्रे पे आप चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उसी उस पर चलते रहें, आगे ना बढ़े। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने गांव से बाहर निकलना है, अपने जिले से बाहर निकलना है, अपने प्रदेश से बाहर निकल, एक ऑल इंडिया लेवल पर आपको आना है, तो सर आपको कुछ बारीकियां, कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ समझ जो आपको बताई जा रही है, महासंघ द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, उसको समझना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मार्केट में क्या नया आ रहा है, मार्केट में इसलिए शब्द कर रहा हूं कि भाई हमारे सरकार क्या स्कीम निकाल रही है, सीएसआर में क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, कहाँ आपका होगा। सर सीएसआर को आप लोग ये ले रहे हैं, सीएसआर बहुत लोगों ने ले लिया, मगर अपने आप को आपने क्या देखा, आपने सीएसआर नेशनल पोर्टल पे क्या आपने अपने कोई डाटा वहां करा है, क्या आपके पास कोई वहां से अपडेट आ रहा है, कभी आपने उसको खोलकर देखा है? सर नहीं देखा। बहुत जगह हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं सर। अभी भी बहुत से लोग, आप कहीं भी देखिए, मैं अभी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने जो लेटर हेड है ना, लेटर हेड पर आप किसी कंपनी को अगर आप भेज रहे हैं अपना लेटर हेड, कोई आप प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, आप वहां अपने लेटर हेड पे थोड़ी चेंजिंग कीजिए। लेटर हेड का वैसे चैप्टर सब बताएंगे, सब माफी चाहता हूँ यादव जी, थोड़ा मैं एक दिन पहले, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है तो मैं उसको
कि आप उसमें लेटर हेड में अपना CSR1 वो नंबर जरूर प्रिंट कराइए, जिससे कंपनी वाले के पास जैसे ही आपकी कंपनी लेटर पहुंचे वो समझ जाए कि भाई आप एलिजिबल है। क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी कहां से फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू होगी कि आपके पास CSR1 है। जैसे ही उसने आपकी संस्था का नाम देखा, एड्रेस देखा, वो देखा, उसी पे आप अपने यूनिक आईडी लिखवाइए सर, मैं उसकी नीति आयोग की यूनिक आईडी लिखवाइए। अब आपके पास CSR1 है सर, CSR1 की आईडी जरूर आप लिखवाइए। CSR1 की आईडी का मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी वाले के ऊपर फर्स्ट ऑफ इंप्रेशन ये आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, और फिर वो आपके प्रपोजल पर थोड़ा सा कंसीडर, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होगा ना, वो फिर आपके प्रपोजल को देखेगा। और CSR के लिए जब आप अप्लाई करें तो ये देख लें कि वो चीज, उस चीज का आपके बायोलॉज में होना बहुत कंपलसरी है। अगर वो चीज आपके बायोलॉज में नहीं हुई और आपने मेहनत कर लिया, कोई सेटिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो आपका प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि सर अभी और भी गाइडलाइंस आ रही हैं सर। आपको अपना प्रपोजल, अभी तो आप लोग ऑनलाइन वैसे कर रहे हैं, ऑफलाइन। अभी कुछ दिनों में, जैसा मैं कंफर्म नहीं हूं, जैसा भी मैं कुछ लोगों से CSR हेडों से बात चल रही है सर, आपको अपना प्रपोजल अब आपको पहले ही अपने नेशनल CSR पोर्टल पर सबमिट करना होगा। CSR वहां से कंपनी आपके उसको प्रपोजल को पढ़ेंगी, समझेंगी, और जो भी एलिजिबल, जो भी इस कंपनी में आपको फंड देना चाहेगा वो आपको देंगी। मगर CSR पोर्टल, उसके लिए सर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। अभी आपको सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर रखनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि सर आपको जो 15 GB का गूगल जीमेल पे फ्री मिलता है ना सर, इसको आपको पेड वर्जन कराना पड़ेगा। क्योंकि 15 GB तो आपके पता लगेगा कि थोड़े 2 महीने में भर जाएगा। अब आप कहोगे यार महासंघ वालों से अच्छे पीछे पड़ गए, ये तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, इतनी जानकारियां भेज देते हैं, अब लोगों के मेल आते हैं, हमारा तो 15 GB भी खत्म करा दिया, अब हम कहां से लाएं? तो सर ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी FD, आप लोगों जो इन्वेस्टमेंट है इसको FD समझिए सर। ये जो बहुत जल्दी इसकी, इस FD की, इस इन्वेस्टमेंट की ज्यादा लिमिट नहीं होगी। इसी 2023-24 में जो आज FD या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका रिटर्न आपको 2023-24 में बहुत अच्छी तरीके से कई बार मल्टीप्लाई हो, एक बार नहीं, पता नहीं 2 टाइम, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न आएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा हमारे साथ चलेंगे। सर हम आपको बस, क्योंकि अभी वर्कशॉप में 2 दिन समझा लेंगे, 15 दिन आपको क्या कहते हैं उसमें ट्रेनिंग सेंटर में समझा लेंगे, मगर काम आपको ही करना पड़ेगा, आपकी टीम को काम करना पड़ेगा। सर बहुत अभी बारीकियां हैं, अब मैं सारी बारीकियां तो सब, क्योंकि अब थोड़ा क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है सर्दी का, जैसे यादव जी ने बताया, मैं तो बॉम्बे में हूँ, मुझे तो नहीं पता अभी साउथ नॉर्थ इंडिया में कितनी ठंड पड़ रही है, मगर यहाँ बॉम्बे में भी काफी ठंड होनी शुरू हो गई है। सर तो बहुत आप बहुत सब साथियों से धन्यवाद। पुनः अनुरोध है कि आप थोड़ा सा उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स पे करें। मैं अपनी बात को यहीं बिल्कुल करता हूँ। सभी बिल्कुल सर, साथियों बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत सटीक जानकारी दी आपने, बहुत ही अल्पकालीन में। और मैं एक बार फिर से एनजीओ को रिमाइंड कराना चाहूंगा, जैसा कि सर ने आपको अभी बताया कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे ही आप 12 अपना एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपका 10B जाना शुरू हो जाता है। आपके एटीजी एप्लीकेशन के बाद आपको अपने डोनर्स के डाटा को 10BD में अपडेट करना अनिवार्य हो जाता है। इन दोनों चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, जब आपके पास 12 एटीजी नहीं होता है तो ITR 5 जानी है या 7 जानी है, और 12 एटीजी आने के बाद ITR 5 जानी है, 7 जानी है, यानी ITR B और BII रोमन में जो लिखा जाता है। तो ये इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि बहुत सारे आपके कंसल्टेंट गलतियां कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल खराब हो रही है। ऐसे में काफी सारे सज्जनों के मन में आती है, आज भी काफी सारे कॉल्स आए थे तो उनको बताया गया था कि आप अपनी रिलायबल सर्विसेज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम, हमारे CA की विंग्स, वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ अब जो गैर सम्मत संस्थाएं हैं उनके लिए हमने अपने कुछ पार्टनर्स को जो है, कुछ कंसल्टेंट, कुछ एनजीओ संचालक जो हैं, जो कंसल्टेंसी वर्क करना जानते हैं, जो छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजों को समझते हैं, उनको हमने अपनी फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप दी हुई है, और उनके माध्यम से आप अपने काम करवा सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, अगर मैं कल का डाटा चेक करवाऊं तो लगभग पिछले 19 दिनों के अंदर हमारे 2 फ्रेंचाइजी पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है।
सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के माध्यम से, यानी कि अदर एनजीओस को एनजीओ दर्पण, ई अनुदान, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके देना, छोटे छोटे काम करके देना। और अब साथ ही साथ हमारे चैनल से अब वो 12वीं और ATG भी सीख गए हैं, तो आगे ऑब्वियस सी चीज है कि अब रेवेन्यू जो है उनका बढ़ता जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा, और जो है सक्रिय होने के साथ साथ जो है आपको जिम्मेवार बनना पड़ेगा। चलिए जी, सभी लोगों को बताया गया था कि 11 और 12 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप के लिए आज अंतिम दिन था रजिस्ट्रेशन का। आप लोगों के सामने एक छोटा सा पोल रख रहा हूं। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो यस टिक करेंगे, और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन आज तक किया ही नहीं है वो नो टिक कर दीजिएगा। देखूंगा कि 57 पार्टिसिपेंट्स में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हमारे पास इस समय 57 पार्टिसिपेंट्स हैं। आपकी स्क्रीन पर पोल अवेलेबल है। इस पोल पे आपको यस और नो टिक करना है केवल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। चलिए जी, बेहतरीन, अभी तक 30 लोगों ने जवाब दिया है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आपके सामने है, सिर्फ आपको यस और नो पर क्लिक करना है। अभी तक सिर्फ 30 लोगों ने जवाब दिया है 57 में से, यानी कि बाकी के 27 लोग क्या सोच के बैठे हैं भगवान जाने, भगवान उनका भी भला करे। लेकिन जानकारी देने से सर आपकी कोई डाटा शेयर नहीं होता है। आप लोग क्लिक कर सकते हैं यस और नो पर। आप कंसल्टेंट हो, आप जो भी है हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाटा शेयर जरूर किया कीजिए। एटलीस्ट ये पोलिंग जो ली जाती है वो आपसे इसीलिए ली जाती है। चलिए जी, हमारे पास सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया है, यानी कि बाकी के 27 पार्टिसिपेंट जो है हमारे वो नील एंड बॉन्ड है, बिल्कुल जैसा कि हर मीटिंग में रहते हैं। चलिए जी, मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। इस समय 30 लोगों में से 16 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और 14 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है। आपके सामने रिजल्ट शेयर हो रहे होंगे। अनिल जी, शेयर हो रहे हैं रिजल्ट्स? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, म्यूट नहीं कर पाएंगे सर। आपका जो ये सिस्टम है ना बजरंगी भाईजान वाला, वो बेस्ट है। चलिए जी, तो 16 लोगों ने अपने संस्थाओं को रजिस्टर किया है 11 और 12 की वर्कशॉप के लिए। अब मैं आपको एक बेहतरीन खबर देने जा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लाइन आज रात 12 बजे के बाद क्लोज कर दी जाएंगी, यानी कि 26 जनवरी सुबह से अब वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशंस डायरेक्टली 3000 रुपीज में होंगे। अब जो भी संस्थाएं वर्कशॉप में आना चाहती हैं, अब तत्काल सीट्स जो बची हुई हैं सिर्फ उस पर 3000 फीस में ही रजिस्ट्रेशन हो पाना कर पाना अब संभव रहेगा। दूसरी चीज कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन सेशन को वर्कशॉप यानी कि केसबुक के माध्यम से निपटा चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार केसबुक सीरीज में अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को निपटा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है कि 11 और 12 फरवरी को होने वाली वर्कशॉप वो स्पेशली किस लिए रहेगी। हमारे पास जब डॉक्यूमेंटेशन बेहतरीन तरीके से रेडी है, जो कि हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम इस पर समय तो खराब करेंगे नहीं अपनी 2 दिन की वर्कशॉप का। तो वो 2 दिन की वर्कशॉप स्पेशली दी जाएगी आपकी ऑनलाइन फंडरेजिंग, क्राउड फंडिंग और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो जो लोग इस सेशन को अब खो चुके हैं, यानी कि वर्कशॉप के इवेंट को जो लोग मिस कर चुके हैं, यकीन मानिए ये जानकारी अब आपको आने वाले समय में 15 दिनों के जो है ट्रेनिंग सेशन में 21,000 पे करके और फिर ये नॉलेज मिलेगी आपको। बहुत बहुत मुबारक हो सभी को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और उन सभी लोगों को भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज थी। आज रात 12 बजे तक लाइन चालू है। जिनकी समझ में चीज आ जाए तो वो आज रात 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज आगे फिर जो चीजें आपको अब सिखाई जाएंगी इस वर्कशॉप में, 11 और 12 फरवरी वाली वर्कशॉप में, ये चीजें आपको भविष्य में 21,000 पे करके ट्रेनिंग सेंटर में सीखनी होंगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पोल्स में हमारा साथ देने के लिए। अब बात करते हैं हमारे कुछ प्रश्नों की ओर।
अंश आरना फाउंडेशन, अपने आप को सर अनम्यूट कीजिए और मैं आपसे आपका प्रश्न लेना चाहूंगा। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये बोल रहा था, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन करा के बाद इस वर्कशॉप में जा नहीं पाऊंगा। इस पर शादी है, आपको फोन भी किया था। नहीं नहीं सर, देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपके साथ क्या समस्या है उस चीज को छोड़िए, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपके मतलब जो है एक एब्सेंट से आपका क्या नुकसान है, मेरा सिर्फ बताने का फर्ज है सर। आप क्यों नहीं आ पा रहे, कब आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उससे सर मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अभी शादी अटेंड कर लीजिए, बाद में जो है वर्कशॉप में, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर में 21 हजार का रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, उसके बाद सीखने आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बेटा जब ब्योत होगा तो हाथी चाहे आज 1 रुपए में बिक रहा हो, लेकिन कल अगर लाख में भी बिकता होगा तो हम खरीद लेंगे। तो समय की बात है सर, आज समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप भविष्य में फिर कभी हमारे साथ जो है जुड़िएगा और बिल्कुल आप सीखिएगा। वाग एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सर हेलो सर। जी सीमा जी। सर एक सर जी बता रहे यूडीआई नंबर का बारे में। ओके। जी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं पहले से मैं एनजीओ स्टार्ट किया ना, तब से मैं एक सीए के पास करवाता था मैं, मतलब जी। ऑडिटिंग वगैरह। ओके, तभी यूडीआई का नंबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। मुझे एक कंसल्टेंसी और दूसरे सीए मिल गए। उन्होंने नहीं सर आप एटीजी वाले बनाने के लिए उनके पास दिया था मैं। ओके। वो सभी बना चुके, बाद में उन्होंने बोले नहीं सर आपके ऑडिट में यूडीआई नंबर चाहिए। ओके। मेरे सीए से मैं बात किया, तभी नहीं बोले नहीं सर आप हम लोग यूडीआई नंबर वगैरह नहीं दे सकते, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन सभी देना पड़ा। अरे मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सभी दे दिया, नहीं वो हम लोग यूडीआई नंबर नहीं दे सकते करके बता दिए। ओके। सर मुझे ये जानकारी बाद में हमारा दूसरे सीए के साथ में कांटेक्ट करने के बाद वो सभी बना के, सभी एटीजी टोले सीएसआर वन सभी बना के दे दिए सर। मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था, अभी यूडीआई नंबर इज वो अभी हमको दिए है ना, वो सही है क्या गलत है करके कैसा हम लोग उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं सर? देखिए सर, यूडीआई नंबर जो सर चीज होती है, जी सर बिल्कुल, हाँ इस सवाल का आप जवाब सर दीजिए। सर मैं जरा इनको जी। सर हाँ देखिए, सर। जो साथी जो वाग एजुकेशन, सर यूडीआई नंबर को आप चेक नहीं कर पाएंगे सर, ये ओके। इंस्टीट्यूट हाँ से, ये सीए इंस्टीट्यूट में जाता है। और हाँ। क्योंकि जो जैसे आप बता रहे हैं सर, आपने जो पहले आपके सीए थे सर, वो ओके। उन्होंने किसी से पार्टनरशिप में वो करा होगा, वो सीए हाँ नहीं होंगे। हाँ अन्यथा हाँ सीए के रजिस्टर्ड मोबाइल से हाँ यूडीआईएन हाँ। नंबर जनरेट होता है सर। कोई ओके। भी सीए हाँ सर। आपको झूठा सीडी यूडीआईएन नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि हाँ ये जैसे ही आपकी वो एटीजी 12 हुआ है ना सर, वहां हाँ गई है, वो क्रॉस हाँ। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इनकम ओके टैक्स वाले, उनका ओके ओके लाइसेंस ओके। कैंसिल हाँ हो हाँ। जाएगा सर, जिसने झूठा ओके यूडीआईएन नंबर दे दिया। ओके ओके ओके। वो भी सर एटीट्यूड वाले बनाए ना, अभी आज बता देना 10B एक जी। बारे में हाँ बता दिया ना। हाँ वो भी फॉर्म हाँ मुझे जी। वो हमारा सीए वो सभी भेज दिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको यही तो जानकारी दे रहा हूँ सब। हाँ सर। सारी एनजीओ अभी 10 भी नहीं ले रही होंगी, सभी हाँ सब सर। एनजीओ वालों से अनुरोध है, सभी अपना हाँ। 10 भी जरूर लें सीए से, और अपने उस पर सीए रिपोर्ट पर यूडीआईएन नंबर लगवाएं, हाँ ऑथेंटिक सर। सर। यस और सर। यस सर। यूडीआईएन नंबर देखते ऑथेंटिक। थैंक यस सर। यस थैंक यू। सर। सर और एक ओके, हाँ बताएं। शायद मैंने उनको अनम्यूट कर दिया सर, उनका क्वेश्चन खत्म हो गया था, अब दोबारा हैंड रेज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, तब तक मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। राजकुमार जांगड़े जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। सर नमस्ते। जी श्रीमान जी। 10BD फॉर्म को कितने दिन के अंदर भरना रहता है सर? सर जैसे ही आप अपनी ऑडिट कंप्लीट करवा लेते हैं, ऑडिट कंप्लीट करवाने के बाद कोशिश कीजिए, जैसे ऑडिट आपकी जो होती है वो मार्च एंड के बाद हो जाती है, यानी कि 31 मार्च खत्म होने के बाद 15 अप्रैल तक कोशिश कीजिए अपनी ऑडिट कंप्लीट करवा लीजिए। और जैसे ही आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कोशिश कीजिए 30 मई तक
आप अपना ये जो सबमिट कर दीजिए। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन मिलती रहती है समय की, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए कभी वेट मत कीजिए। हम ये ज्ञान आपको कभी नहीं देंगे कि आप लास्ट डेट हमेशा चेक करें। कोशिश कीजिए 30 मई तक अपने आप जो है 10BD फाइलिंग भी सबमिट करवा चुके हैं। जी, ये 12 है सर, लगभग 6 महीना हो गया, और टीजी अभी तीसरा महीना 2.5 महीना हुआ है मिले। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी जब तो 31 मार्च की आप फाइलिंग करेंगे उसके बाद आपका ये सब चीजें अच्छा, एप्लीकेबल होगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। श्री गंगा समिति, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी श्रीमान जी। दादा राधे राधे। राधे राधे जी। दादा वो सर हमारा जो है वो पोल जो है नहीं दिखा था। हमने कोशिश किया, हमने रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं मैं। क्या नहीं दिखाता है? अरे पोल जो आपने अभी अप्लाई किया था हाँ, स्क्रीन पे, वो मुझे नहीं शो हुआ, तो मैं उस पर यस नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं सर जी, और मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक, बहुत बहुत सर। आपको ई पास मिला कि नहीं मिला सर? सर नहीं मिला अभी। आज रजिस्ट्रेशन किया था क्या आपने? नहीं सर, हम तो हो गया लगभग 15 दिन। सर मुझे एक बार 15 days हो गया। तुरंत मुझे आप टैग कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, आपका ई पास में जनरेट करवा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे 15 डेज हो गया दादा। सर बिल्कुल, अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तुरंत। ठीक है जी, आज की डेट में ही रात में 12 बजे तक मैं आपका ई पास जनरेट करवा देता हूँ। जिन भी संस्थाओं को अपने ई पास नहीं मिले हैं, मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा ध्यान से। दादा एक चीज और पूछना था जी, कि जैसे हमको कोई जो डोनेट करेगा तो उसको उस अमाउंट में कितना % उसको रिलैक्स मिलता है? 50% सर। 50%। हाँ दादा ठीक, ये कंफ्यूजन था मुझे नहीं, पता तो था, 50% ही लेकिन रहता है कंफ्यूजन था थोड़ा। एटीजी में हमेशा 50% ही मिलता है। ठीक दादा, ठीक ठीक, धन्यवाद दादा। एफपीडी फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। सर जी श्रीमान जी। सर मैंने 12 एटीजी प्रोविजन ले लिया है। हाँ, तो अभी इसके सर आगे जो अप्लाई करते हैं तो सर अभी करना मतलब सही रहेगा? ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम बाद उसको मतलब अप्लाई किया जाए फिर? किस चीज के लिए? प्रोविजन सर्टिफिकेट के बाद सर वैसा लेते हैं ना सर्टिफिकेट, क्या रहता है सर उसका 12 एटीजी का? प्रोविजनल। हाँ प्रोविजनल लिया है, परमानेंट अप्लाई करना है आपको ना? जी परमानेंट के लिए 6 महीने के अंदर भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो फिर आप जो है 3 साल के बाद भी 3 साल के अंदर भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है। तो सर मैं थोड़ा, हाँ तो मैं सर थोड़ा ये सोच रहा जैसे थोड़ा अभी लेटेस्टली रजिस्ट्रेशन है तो काम वगैरह करने के बाद फिर आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स प्लान कोई इश्यू नहीं ना उसमें? तो सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो जो डोनेशन जैसे मैं अपने जो सर्कल्स में अगर मैं उनको अपनी रिसीप्ट दूंगा एटीजी 12 की, तो उनको बस उसमें टैक्स ये में ध्यान रिडक्शन रखिएगा, मिल जाएगा? हाँ वो कोई 10 दिक्कत? भी, हाँ बिल्कुल मिलेगा उनको रिलैक्सेशन। बस ध्यान रखिएगा आपका 10B और 10BD फाइलिंग ध्यान से करते रहिएगा। हाँ जी सर, जी ठीक है जी। एंड ये सर्टिफिकेट जो 12 एटीजी सर्टिफिकेट वगैरह भी है ना, वो सब मैंने खुद ही फाइल किया था। आपका एक बहुत पहले इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किए थे सर आपने यूट्यूब पे, तो वही देखकर सब मैंने सब फाइल किया था सर ये सारा। ठीक है शिवराज जी, ओके सर। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाग एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। आपका एक सवाल रह गया था। सर मेरा और एक सवाल था जी सर। हमारे कर्नाटक पे एवरी ईयर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्या किए रहते ना, एवरी ईयर रिन्यूअल करना पड़ता है। वो टाइम पे हम लोग एटीजी 12 क्या बनाए रहते हैं ना, अभी मतलब ये लास्ट ईयर में बनाया था, अभी रिन्यूअल नहीं किया हूँ, अभी टाइम है। वो टाइम पे हम लोग एटीजी 12 डॉक्यूमेंट्स वहाँ डिपार्टमेंट में कुछ जमा कराना पड़ता है क्या सर? आप लेके चले जाइएगा, अगर जरूरत होगी तो वो जमा कर लेंगे, जरूरत नहीं होगी तो मना कर देंगे। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। कौशल वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। कौशल वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मनीष जी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जैसे आपने सेकंड क्लास में बताया था कि जिसके बायलॉज में कोई इशू होगा, ठीक है, और हमने क्या ऑलरेडी एटीजी अप्लाई कर दिया है, और मैंने कल परसों पहले ना एक फाइल जमा करके आया हूँ एसडीएम ऑफिस में, तो सर वो कहीं ना कहीं इशू तो नहीं करेगा वो?
करेगा ये सर। जो मैंने मेरा आपको बताया था कि जब आप अगर अपने बायोलॉजी में कोई चेंज करवाते हैं उससे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रियर परमिशन ले लीजिएगा। अच्छा, जी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रियर परमिशन लीजिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं देन आफ्टर आप अमेंडमेंट के लिए डालिएगा फाइल पे। ओके सर। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी क्वेरीज को रिजॉल्व कर BAPC फाउंडेशन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जैसे मेरा अभी सीए से बात हुआ कल, जी तो सर जैसे अभी 30 नवंबर को मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ है सेक्शन 8, जी तो जैसे इसका ऑडिट करा सकते हैं ना सर? सर 6 नवंबर को हुआ है ना आपका लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, रजिस्टर ये भी हुआ है 2022 30 नवंबर। 6 नवंबर को 2022 में हुआ, तो ऑडिट अभी मत करवाइए, आप 31 मार्च के बाद करवाइएगा। हाँ, तो मैंने सीए से बात किया था, बोले थे कि आपकी ऑडिट नहीं होगी सर 31 मार्च के बाद हो जाएगी। अगर आपका वो मना रजिस्ट्रेशन सर आपका रजिस्ट्रेशन सर देखिए, या तो आप उनकी बात मान लीजिए, ठीक है, या हमारी मान लीजिए, वो फैसला आपको करना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको मना बताया करेंगे सर, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 30 मार्च को भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है संस्था का, ठीक है जी, तो 31 को आपकी ऑडिट करनी पड़ती है आपको, चाहे एक दिन की ऑडिट क्यों ना हो, वो करनी पड़ेगी आपको। तो उसमें सर जो ऑडिट में जैसे हमारे मेंबरशिप के जो पैसा आ रहा है उसका ऑडिट हो जाएगा, उसमें मेंशन कर देंगे। जो भी आया हो, बैंक ट्रांजेक्शन जो भी हुई हो, जो भी कैश ट्रांजेक्शन हुई, वो दोनों बता दीजिएगा उनको, वो कर देंगे। ठीक तो है सर एक चीज और, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया था सर अभी ऑनलाइन ही, जब मैं इसमें था मीटिंग में ही मैंने ऑनलाइन वो कर दिया है, आपके पास मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है श्रीमान जी, अभी मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया अभी आपने? हाँ, उसका 11-12 अच्छा फरवरी का। अच्छा, ठीक है सर, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका पास करवा देता हूँ आपका। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है सर। ठीक है श्रीमान जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जो बायलॉज में मैंने एडिट करवाना है अभी, तो जो जैसे अभी आपने बताया है कि इनकम टैक्स से पहले प्रोविजन लेना पड़ेगा जी, तो ऑफलाइन होगा या ऑफिस में जाके उनको ऑफिस में जाके बताना सर, पड़ेगा? ऑफिस में जाकर, ओके, और आपको जो जो डायरेक्टर हमारी है डिस्ट्रिक्ट में। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। शिव गोरक्ष एजुकेशन सोसाइटी अपने आप कन्वर्ट कीजिएगा प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे आपसे बात हुई थी, मैंने वो बायलॉज के अमेंड के लिए उनको मेल तो डाल दिया है, क्या मेरे को किसी ऑफिस में भी जाके मिलना पड़ेगा सर? सर बताया गया है अभी जस्ट, फिजिकली जाके मिलना पड़ेगा आपको, उसके साथ आपको जो प्रीवियस आपका जो पुरानी कॉपी है बायोलॉजी की, वो साथ में लगानी पड़ेगी, और जो नए अमेंडमेंट आप चाहते हैं वो पूरी कॉपी साथ में, ड्राफ्ट कॉपी वो लगानी पड़ेगी साथ में आपको। ठीक है जी? ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर। एक ये सवाल ये था, जो हमने फॉर्म नंबर बी जो आपने बताया 10B और 10BD जी सर, मेरा जो ये 80G और 12A का प्रोविजनल है वो आया था अप्रैल 2022 में सर। जी, तो क्या इसके लिए फॉर्म ये अभी भरे जाएंगे या अब मार्च के बाद, पहली ऑडिट होने के बाद? जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। PFD फाउंडेशन अपने आप कन्वर्ट कीजिएगा अब प्लीज, इसके बाद में कोई सवाल नहीं हुआ, सिर्फ एक सत्यनिष्ठा फाउंडेशन आगरा को छोड़कर अपने आप कन्वर्ट कीजिएगा PFD फाउंडेशन। थैंक यू सर। सर एक माइनर सा एक क्वेश्चन है मेरा, मैं एक्चुअली जो टेम्पल्स है ना उनका रिनोवेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो इज इट रिलीजियस वर्क में आ जाएगा ना सर ये पूरा का पूरा जो भी है? मतलब क्या कर रहे हैं आप? जो मंदिर होते हैं ना, जैसे वो रिलीजियस कैटेगरी आती है सर, रिलीजियस कैटेगरी में आएंगे आप, बिल्कुल। हाँ, तो रिलीजियस कैटेगरी में मैं उसको मेंशन करके सर अपना वर्क शो करवा सकता हूँ ना सर उसमें? क्या रिलीजियस वर्क में शो कर सकता हूँ ना सर उसको पूरा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी 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 जी, ठीक है सर, वही पूछना था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। सत्यनिष्ठा फाउंडेशन आगरा अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चलिए, सभी प्रश्नों के जवाब पूरी टीम के द्वारा जो है दे दिए गए हैं। इस समय आप कोई भी हैंड रेज, जी श्रीमान जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी।
सर मैं वो बायलॉज में चेंजिंग के लिए मैं बात कर रहा था, जैसे कि आपने बताया कि इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के हमें परमिशन लेनी है जी और फिर हम बायलॉज में अपने में जो भी परिवर्तन कराना है वो परिवर्तन करा लेंगे। फिर जी परिवर्तन करा करके हमें इनकम टैक्स ऑफिस में जो दोबारा से सबमिट करनी है जी वो बाई सीए करनी है या खुद जाकर के दे सकते हैं? खुद जाकर जमा कर सकते हैं आप सर। बाई सीए का कोई काम होता ही नहीं है सर उसमें। तो उसमें सीए का कोई काम नहीं है, जी सिर्फ उनका परमिशन अगर देते हैं तो हमें जाकर के अमेंडमेंट करा देना है। जी जी सर, सिर्फ इतनी बात पूछ रहा था। जी, बहुत बहुत ठीक, थैंक धन्यवाद यू। सर। केएन फाउंडेशन अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, एक बार में हैंड रेज किया कीजिए, बार बार रुक रुक के आप लोगों को याद आती है हैंड रेजिंग करना। केएन फाउंडेशन अपने आप को नमस्कार अनम्यूट सर। कीजिए। जी सीमा जी बताइए। सर बोल रहा था कि जैसे आप बोले कि बायलॉज में तो जो ट्रस्ट है तो उसके भी डीड में अमेंडमेंट करने के लिए जाना होगा इनकम टैक्स के पास में। बिल्कुल सर। ओके सर, ठीक थैंक यू। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी क्वेरीज को हमारे द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया है। आप लोगों को फिर से बताते हुए खुशी होगी कि आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज के लिए डायरेक्टली राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर 11 और 12 फरवरी के होने वाले वर्कशॉप के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है। इसके बाद सिर्फ तत्काल सीट बुक होंगी जिसकी कॉस्टिंग 3000 प्लस रहेगी। और उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। याद रखिएगा कुछ विशेष चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। 12वे और एटीजी एप्लीकेशन करते समय अगर आपके कंसल्टेंट के द्वारा किसी प्रकार की गलती कर दी गई है उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना होगा। 12वे एप्लीकेशन के बाद आपका 10बी फॉर्म सबमिट होना अनिवार्य होता है और एटीजी मिलने के बाद आपका जो है 10बीडी फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य होता है हर फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपके ऑडिट होने के तुरंत बाद ही। और याद रखिएगा जैसे ही आपके पास 12वे एटीजी आ जाता है तो आपकी जो आईटीआर का सीरीज है वो बदल जाती है, यानी कि आईटीआर 5 की जगह आप आईटीआर 7 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके भी कंसल्टेंट द्वारा ऐसी कोई गलती कर दी गई है उसको तत्काल रूप से आप सुधारने का प्रयास कीजिए या फिर अपने कंसल्टेंट से आप कंफर्म कर लीजिए कि कहीं वो आपके लिए ऐसी गलती तो नहीं कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कौन कौन सी संस्थाएं और कैसे कैसे संस्थाएं अपने आप को 10 हमने एटीजी के बारे में सीखा अभी तक। 81बी के लिए कौन सी संस्थाएं एलिजिबल हो सकती है, कैसे हम अपनी संस्था को 81बी के लिए एलिजिबल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ग्रांट्स को एक 50% से 100% टैक्स रिबेट में लेके जा सकते हैं, यानी कि जितने भी हमें डोनर्स मिलते हैं जो भी हमें डोनेशन देता है उसे 50% की जगह 100% छूट कैसे मिल पाएगी, ये सीखने के लिए एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर में आकर अपना रजिस्ट्रेशन, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। आने वाले बैचेस में अप्रैल के सभी कंप्लीट बैच बुक हो चुके हैं। अब मई और जून के बैचेस के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपका किसी भी बैच में जुड़ने के लिए प्रियर 90 डेज 90 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा जाना अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूं जो भी संस्थाएं आगे बढ़ने की इच्छुक हैं, फॉर्च्यून 500 में जाना चाहती हैं, कुछ आगे पाना चाहती हैं, वो अपने आप को निरंतर सीखते हुए प्रबल करने की ओर अग्रसर जरूर रहेंगी। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं कल अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट जी सभी को, बाय बाय। सभी को शुभ रात्रि। मुंह में नहीं कर रही। गुड नाइट सर। राजपूत कल्याण समिति थोड़ा सा ध्यान दें, अभी आप मीटिंग में अनम्यूट हैं। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट जी। गुड नाइट।